हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हब। आज हम क्लास 4th की ईवीएस का चैप्टर 16 समझेंगे, चूँ चूँ करती आई चिड़िया। इस चैप्टर में गीजूभाई बधेका द्वारा बच्चों को लिखा गया पत्र है जो कि अपने आसपास के पशु पक्षियों के बारे में बच्चों को बताते हैं। बाल मंदिर भावनगर 13 अप्रैल 1936। जो पत्र है वो 13 अप्रैल 1936 को लिखा गया है भावनगर से बाल मंदिर के लिए। प्यारे बच्चों, दोपहर के ठीक 3 बजे हैं। आकाश में एक भी बादल नहीं है, सूरज तेज चमक रहा है। तो दोपहर के ठीक 3 बज रहे हैं, आकाश में एक भी बादल नहीं है और सूरज जो है वो बहुत तेज चमक रहा है, यानी कि सूरज की रोशनी बहुत तेज है। गौरैया, फाख्ता, शक्करखोरा सब अपनी अपनी जोड़ी बनाकर अपना घोंसला बनाने की तैयारी में लगे हैं। कुछ पक्षियों ने तो अपना घोंसला बना भी लिया है। कुछ घोंसले में अंडों से बच्चे भी निकल आए हैं। उन नन्हे बच्चों के माँ बाप उन्हें तरह तरह के कीड़े और अन्य चीज़ें खिलाने में व्यस्त हैं। तो ये पक्षियों के नाम बताए गए हैं, जैसे गौरैया, फाख्ता, शक्करखोरा सब अपनी अपनी जोड़ी बनाकर अपना घोंसला बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं और कुछ अपना घोंसला बना रहे हैं और कुछ पक्षियों ने अपना घोंसला बना भी लिया है। और कुछ घोंसलों में क्या हुआ है, अंडे हैं और उन अंडों में से बच्चे भी निकल आए हैं। और उन नन्हे नन्हे बच्चों को उनके जो पेरेंट्स हैं यानी कि माँ बाप उन्हें तरह तरह के कीड़े खिला रहे हैं, अन्य चीज़ें खिला रहे हैं और वो खिलाने में व्यस्त हैं। हमारे आंगन में भी फाख्ता का एक बच्चा हुआ है। उसके घोंसले में अभी एक अंडा और पड़ा है। लगता है उसकी माँ ने इसे अभी ठीक से सेया नहीं है। तो गीजूभाई बताते हैं कि उनके आंगन में भी एक फाख्ता का एक बच्चा हुआ है। फाख्ता यानी कि डव। उसके घोंसले में अभी एक और अंडा है जो कि लगता है कि उसकी माँ ने अभी सेया नहीं है, यानी कि उस अंडे में से अभी तक बच्चा नहीं निकला है। अब यहाँ पर एक पॉइंट टीचर्स के लिए है कि गीजूभाई बधेका गुजरात में रहते थे। वे बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से, कहानियाँ और पत्र लिखते थे। उनके द्वारा बच्चों को लिखे इस पत्र में आसपास के पक्षियों के बारे में बताया गया है। इस पत्र को पढ़ने के बाद बच्चों को अपने आसपास के पक्षियों को देखने के लिए प्रोत्साहित करें और उन पर चर्चा करें। तो गीजूभाई बधेका जो थे वो गुजरात में रहते थे, यानी कि गुजरात से थे वो, और वो बच्चों के लिए अक्सर मज़ेदार किस्से, कहानियाँ लिखते थे और पत्र लिखते थे। और यह जो पत्र लिखा है इसमें उन्होंने अपने आसपास के पशु पक्षियों के बारे में बताया है, जिससे बच्चे अपने आसपास के पशु पक्षियों के बारे में जान सकें। गोपाल भाई के घर वाली सड़क के किनारे बहुत सारे पत्थर हैं। इन पत्थरों के बीच खाली जगह में कलचिड्डी इंडियन रोबिन ने अंडे दिए हैं। बच्चू भाई ने मुझे वह जगह दिखाई थी। मैंने दूरबीन से घोंसले में देखा, घोंसले घास से बना था। गीजूभाई बधेका बता रहे हैं कि उनके पास गोपाल भाई की घर वाली सड़क के किनारे बहुत सारे पत्थर हैं और इन पत्थरों के बीच में जो खाली जगह है उसमें एक कलचिड्डी यानी कि जो इंडियन रोबिन होती है उसने अंडे दिए हैं। बच्चू भाई ने वह गीजूभाई बधेका को जगह दिखाई है, तो उन्होंने वो जगह दूरबीन से देखी है और उन्होंने फिर घोंसले को दूरबीन से देखा है। दूरबीन जिससे कि दूर की चीज़ों को बहुत ही आसानी से देखा जा सकता है और बहुत ही क्लियर देखा जा सकता है। तो इन्होंने देखा है कि जो घोंसला है इंडियन रोबिन का वो घास से बना है। उसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा है। कलचिड्डी का घोंसला ऐसा ही होता है। जब इन्होंने घोंसला घास से बना देखा है और उसके ऊपर क्या है, पौधों की जो नाजुक नाजुक यानी कि जो सॉफ्ट टहनियाँ होती हैं, ऊन होते हैं, बाल होते हैं और रुई होती है, यानी कि सारी सॉफ्ट चीज़ें हैं, वो सब उसके घोंसले में बिछे हुए हैं। और कलचिड्डी का जो घोंसला है यानी कि इंडियन रोबिन का जो घोंसला है वो ऐसा ही होता है, सॉफ्ट चीज़ों से बना हुआ। आखिर उसके बच्चों को आरामदायक घर और बिस्तर चाहिए ना। सॉफ्ट चीज़ों का घोंसला इसलिए बनाती है जिससे कि उसके बच्चों को आरामदायक घर और बिस्तर मिल सके। कलचिड्डी कोए जैसे नहीं है। कोए के घोंसले में तो लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीज़ें भी होती हैं। कलचिड्डी का जो घोंसला होता है वो कोए के घोंसले जैसा नहीं होता है। कलचिड्डी का घोंसला जो है वो बहुत ही सॉफ्ट चीज़ों से बना होता है। कोए का घोंसला लोहे की तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी कठोर चीज़ों से भी बना होता है।
कलचड्डी के घोंसले में मैंने एक बच्चा भी देखा। वह अपनी चोंच फाड़कर बैठा था। उसकी चोंच अंदर से लाल थी। कुछ देर बाद कलचड्डी कहीं से उड़कर आई और बच्चे के मुंह में कुछ रखा। शायद कुछ छोटे छोटे कीड़े होंगे। तब तक शाम हो गई। कलचड्डी भी अब अपने बच्चे के साथ घोंसले में बैठ गई। कलचड्डी के घोंसले में इन्होंने एक बच्चा भी देखा और जो अपनी चोंच फाड़कर बैठा था। और उसकी चोंच का कलर कैसा था, इन्हें उसकी चोंच का कलर इसलिए दिख गया क्योंकि ये दूरबीन से देख रहे थे। तो उन्हें चोंच का कलर कैसे देखा, उसका चोंच का कलर अंदर से लाल था। और कुछ देर बाद कलचड्डी कहीं से उड़कर आई और बच्चे के मुंह में कुछ रखा, यानी कि उसे खाने के लिए कुछ दिया। और वह कुछ क्या था, जैसे छोटे छोटे कीड़े हो सकते हैं या फिर दाने हो सकते हैं। और फिर तब तक शाम हो गई थी, इसलिए कलचड्डी भी अब कहीं और ना जाकर अपने बच्चे के साथ ही घोंसले में आकर बैठ गई। अभी जानते हैं कोयल के बारे में। तुम जानते ही हो कोयल बहुत मीठा गाती है, पर क्या तुम्हें पता है वह अपना घोंसला बनाती नहीं है। वह कोए के घोंसले में अंडे दे देती है। कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। तो कोयल जो है वह फेमस है मीठा बोलने के लिए, मीठा गाने के लिए। लेकिन क्या यह पता है कि वो कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती है। जो कोयल जो अपने अंडे देती है वो कोए के घोंसले में देती है और कौवा ही अपने अंडों के साथ भी कोयल के अंडों को भी सेता है, यानी कि उन्हें भी सुरक्षित रखता है। अब है बसंत गौरी। नज़दीक में एक छोटा सा पेड़ है, उसकी एक डाल से घोंसला लटका है। पक्षियों में भी कितना अंतर है। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, जबकि फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में। गौरैया आमतौर पर घर में या आसपास दिखाई देती है। वह कहीं भी घोंसला बना लेती है, अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे आदि जगहों पर। तो नज़दीक में एक छोटा सा पेड़ है, उसकी डाल से जो एक घोंसला लटका हुआ है। तो ये बता रहे हैं कि पक्षियों में भी कितना अंतर होता है। जैसे कि कौवा है वो अपना घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बनाता है। कौवा अपना घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची जो डाल होती है, सबसे ऊंची जो ब्रांचेस होती है उस पे बनाता है। जबकि फाख्ता कैक्टस के जो पौधे होते हैं, कैक्टस के जो पौधे होते हैं उनके कांटों के बीच में या फिर मेहंदी की मेड़ में फाख्ता अपना घोंसला बनाती है। और गौरैया आमतौर पे घर में आसपास दिखाई देती है। वह कहीं भी घोंसला बना लेती है, जैसे अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे और घर की दीवार के आले में। कबूतर भी ऐसे ही अपना घोंसला बनाता है, पुराने मकान या खंडरों में। बसंत गौरी जो गर्मियों में टुक टुक करते रहते हैं, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखते हैं। तो जो गौरैया होती है कि वह भी आसपास ही कहीं भी घोंसला बना लेती है, जैसे अलमारी के पीछे, आईने के पीछे और घर की दीवार के आले में। उसी की तरह, यानी कि गौरैया की तरह भी कबूतर भी अपना जो घोंसला होता है वो कहीं भी बना लेता है, जैसे पुराने मकान हुए या खंडरों में। और बसंत गौरी जो होती है, जो गर्मियों में टुक टुक करते रहती है हमेशा, वो अपनी चोंच से पेड़ के जो तने होते हैं उस पर टुक टुक करते रहती है, उसमें गहरा छेद कर लेती है, फिर उसमें अपना अंडे रखती है। यानी कि पेड़ के तने में टुक टुक करके अपनी चोंच से गहरा छेद कर लेती है और उसमें अंडे रखती है। यहाँ दिखाई गई है दर्जन चिड़िया। अब दर्जन चिड़िया है ये इसका घोंसला है। दर्जन चिड़िया का तो जैसा नाम वैसा काम। वह अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच में बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। यही है उसका घोंसला। अब जो दर्जन चिड़िया है उसका जैसा नाम वैसा काम, यानी कि जैसे दर्जन क्यों पड़ा है, क्योंकि वह टेलर की जैसे, दर्जी के जैसे जो पत्तों को सिल लेती है इतने अच्छे से कि वो एक थैली नुमा घोंसला बन जाता है। और फिर उसी जगह को तैयार करती है वो अपने अंडे देने के लिए। और यही उसका घोंसला होता है। वो अंडे देने के लिए उसको पत्तों को सिल के जैसे तैयार किया हो वैसे तैयार कर देती है। अब ये है शक्करखोरा। शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। उसी शाम हमने एक डाल से टंगा शक्करखोरा का घोंसला देखा। क्या तुम जानते हो कि यह घोंसला किन चीज़ों से बनता है? तो शक्करखोरा जो है वो अपने छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर ऐसे घोंसला बनाते हैं जैसे कि वो लटक रहा होता है। उसी शाम गीजू भाई ने
डाल पे टंगा शक्करखोरा का घोंसला देखा। क्या तुम जानते हो यह घोंसला किन किन चीज़ों से बनता है? घोंसले में बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की जाल के टुकड़े और कपड़े के चीथड़े होते हैं। यहाँ तक कि मकड़ी के जाले भी होते हैं। तो जो शक्करखोरा का घोंसला होता है वह किन किन चीज़ों से बनता है? जैसे कि बाल हुए, बारीक घास यानी कि छोटी छोटी घास और सॉफ्ट और पतली पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई और पेड़ की छाल के टुकड़े और कुछ कपड़े के टुकड़े यानी चीथड़े यानी कि टुकड़े भी होते हैं। यहाँ तक कि मकड़ी के जाले भी शक्करखोरा के जो घोंसला होता है वो बनाने में मदद आते हैं। मैंने दूरबीन से देखा, उस घोंसले में एक बच्चा भी था। घोंसले की तरफ छोटा सा छेद था। वही बच्चा बैठा था अपनी माँ और खाने के इंतजार में। उसको और काम भी क्या होगा, खाना और सोना। तो गीजूभाई बधिका ने दूरबीन से देखा कि शक्करखोरा का जो घोंसला था उसमें एक बच्चा भी बैठा था और घोंसले की तरफ एक छोटा सा छेद था, वहीं उसका बच्चा बैठा था और वो इंतज़ार कर रहा था अपनी माँ का और खाने का। और उस काम भी क्या होगा, क्योंकि वह अभी छोटा है तो कोई काम तो होगा नहीं उसे, तो सिर्फ खाना और सोना। बच्चों का काम यही होता है, खा के सो जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर खा के फिर सो जाते हैं। क्या तुम बीवर पक्षी के बारे में यह बात जानते हो? सभी नर बीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा बीवर उन सभी घोंसलों को देखती हैं, उनमें से जो सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वह अंडे देती हैं। तो बीवर पक्षी जैसे कि ये रहा बीवर पक्षी, तो इसमें क्या होता है, जो बीवर पक्षी सभी नर बीवर पक्षी जो होते हैं अपने अपने घोंसले बना लेते हैं, अपने अपने घोंसले तैयार करते हैं। लेकिन मादा बीवर जो होती हैं वो उन सभी घोंसलों को देखती है और उन सभी घोंसलों में से जो अच्छा होता है ना, जो सबसे अच्छा लगता है उन्हें घोंसला, उसी घोंसले में वो अंडे दे देती हैं। ये एक इम्पोर्टेंट बात है। आजकल सब पक्षी बहुत व्यस्त हैं। घोंसले बनाना और अंडे देना यह तो पहला कदम है। बड़ी मेहनत से बनाए गए घोंसलों में बच्चों को ठीक से पालकर बड़ा करना बहुत मुश्किल काम होता है। आजकल जो सभी पक्षी व्यस्त हैं वो घोंसले बनाने में और सिर्फ अंडा देने में, लेकिन यह तो पहला कदम है, यानी कि ये सिर्फ फर्स्ट कदम है कि घोंसला बनाएंगे और अपने अंडे देंगे। लेकिन बड़ी मेहनत से बनाए गए घोंसलों में बच्चों को ठीक से पालकर उन्हें बड़ा करना बहुत ही मुश्किल का काम होता है, क्योंकि बच्चों को पालना और घोंसले को सुरक्षित रखना और उन बच्चों को सुरक्षित रखना बहुत मुश्किल का काम है। अब ये मुश्किल का काम क्यों है? क्योंकि पक्षियों के कई दुश्मन होते हैं, मनुष्य और दूसरे जानवर भी। पक्षियों के कई दुश्मन होते हैं, मनुष्य और जानवर भी। उन्हें बहुत से जानवरों से और मनुष्य से भी बहुत भय रहता है, डर रहता है कि वो नुकसान ना पहुंचा दे उन्हें। कौए, गिलहरी, बिल्ली और चूहे मौका देखते ही अंडे चुरा लेते हैं, कई बार घोंसलों को भी तोड़ देते हैं। तो ये कौए, गिलहरी, बिल्ली और चूहे ऐसे पशु पक्षियों का जो घोंसला होता है उन्हें नष्ट कर देते हैं, तोड़ देते हैं और उसमें जो अंडे होते हैं वो चुरा लेते हैं, यानी कि कुछ खा लेते हैं, कुछ गिरा के वेस्ट कर देते हैं, जिससे कि पक्षियों को भय रहता है। इसलिए उन्हें अपने बच्चों को पालना और उसको बहुत सहेज के रखना बहुत मुश्किल काम हो जाता है उनके लिए। इन सब से बचकर रहना, खाना खोजना, घोंसला बनाना, अंडे सहना और बच्चे को पालकर बड़ा करना, यह हर एक पक्षी की परीक्षा है। फिर भी ये खुलकर गाते हैं और अंग फैलाकर उड़ते रहते हैं। तो गीजूभाई बताते हैं कि इन सब जैसे परेशानियां होती हैं, जैसे कि जीव जंतुओं से बच के रहना और इंसानों से बच के रहना और फिर अपने घोंसले को बनाए रखना, खाना खोजना और अंडे देना और फिर अंडों को सहना और फिर उन बच्चों को पाल कर रखना, बड़ी बड़ी मुसीबतों से ध्यान से संभाल कर रखना, सहेज कर रखना, यह सब काम इतना मुश्किल होता है कि हर पक्षी के लिए ये एक परीक्षा के समान होता है। लेकिन इस परीक्षा की घड़ी में भी इस परीक्षा भरे जीवन में भी ये खुलकर गाते हैं और ये पंख फैलाकर आसमान में ऊंचे ऊंचे उड़ते हैं। अच्छा, तो सलाम तुम्हारे गीजूभाई का आशीर्वाद। तो अब गीजूभाई सलाम करते हैं बच्चों को और आशीर्वाद देते हैं। यहीं पर पत्र का एंड करते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं। गीजूभाई बधिका ने यह पत्र कितने साल पहले लिखा था? तो गीजूभाई बधिका ने यह पत्र
लगभग 75 साल पहले लिखा था। पता करो तुम्हारे दादा दादी नाना नानी उस समय कितने साल के थे। तो अप्रोक्सली किसी के दादा दादी 1 से 2 साल के रहे होंगे, किसी के 3-4 साल के रहे होंगे, ऐसे। इन पत्र में जिन पक्षियों के नाम आए हैं उनमें से कितने पक्षी तुमने देखे हैं? तो जैसे कौवा है, गौरैया है, कबूतर है, कोयल है, हंस, बतख, सारस, चील, गिद्ध, तो इन सभी को हमने देखा है। तुम्हारा मनपसंद पक्षी कौन सा है? कक्षा में उसकी तरह उड़कर दिखाओ और आवाज़ निकालो। तो हमारा मनपसंद पक्षी मोर है, क्योंकि वह बहुत सुंदर होता है, उसके पंख बहुत सुंदर होते हैं। एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला। तो ये पहेली है, तो इसका जो आंसर है वो है राष्ट्रीय पक्षी मोर, क्योंकि उसकी जो दुम होती है यानी कि उसकी जो पूंछ यानी कि पंख होते हैं उस पर पैसे जैसे छप रहे होते हैं गोल गोल, और उसके जो पंख होते हैं वो नीले ही नीले होते हैं। क्या बसंत गौरी की तरह कोई और पक्षी भी पेड़ के तने में घोंसला बनाता है? तो जिस तरीके से बसंत गौरी पेड़ के तने में टुक टुक करके घोंसला बनाती है और उसमें अंडे देती है, ऐसे ही वुड पीकर यानी कि कठफोड़वा भी पेड़ के तने में टुक टुक करके घोंसला बनाता है। अपने घर में या आसपास किसी पक्षी का घोंसला ध्यान से देखो। ध्यान रहे घोंसले के बहुत पास नहीं जाना और उसे छूना भी नहीं। गलती से भी छू लिया तो फिर पक्षी घोंसले में दोबारा नहीं आएंगे। तो ये एक मेन बात है कि अगर पक्षी के घोंसलों को इंसान या फिर कोई छू ले तो उस घोंसले में पक्षी दोबारा नहीं आते हैं। कुछ दिन तक किसी एक घोंसले को देखो और इन बातों का पता करके लिखो। जैसे कि घोंसला कहाँ पर बना है? तो पेड़ पौधों पर। किन किन चीज़ों से बना है? तो वही रुई है, कपड़ों के चिथड़े हैं, बाल हैं और घास के छोटे छोटे तने हैं। क्या घोंसला बन चुका है या पक्षी अभी भी इसे बना रहा है? घोंसला बन चुका है। क्या पक्षी को पहचानते हो वह कौन सा पक्षी है? चिड़िया है। पक्षी घोंसले में क्या क्या लेकर आते हैं? तो पक्षी घोंसले में कीड़े छोटे छोटे और रोटी के टुकड़े। अगर घोंसले में बच्चे हैं तो उनके माँ बाप खाने के लिए क्या क्या लाते हैं? तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, अनाज के दाने, इस तरीके से लाते हैं। पक्षी 1 घंटे में कितनी बार घोंसले पर आते हैं? तो पक्षी 1 घंटे में 2 से 3 बार घोंसले पर आते हैं। बच्चे कितने दिन बाद घोंसला छोड़कर उड़ गए? तो बच्चे 1 महीने बाद घोंसला छोड़कर उड़ गए। पक्षियों के पंजे जैसा काम वैसे पंजे। अब पक्षियों के पंजे होते हैं जैसा उनका काम होता है, जिस तरीके का उसी तरीके के उनके पंजे होते हैं। जैसे कि इस तरह के जिनके पंजे होते हैं वो पानी में तैरने के लिए होते हैं, और टहनियों को पकड़ने के लिए इस तरीके के पंजे होते हैं, और शिकार पकड़ने के लिए इस तरीके के पंजे बनाए जाते हैं। अब ये शिकार पकड़ने के लिए हैं तो इसलिए इनमें नेल्स भी इतने बड़े बड़े हैं और ये बहुत नुकीले भी हैं। और पेड़ पर चढ़ने के लिए इस प्रकार के पंजे और ज़मीन पर चढ़ने के लिए इस प्रकार के पंजे, यानी कि जिस तरीके का काम होता है उसी तरीके से पंजे बनते हैं जिससे कि उनका काम आसान हो जाए। जैसे शिकार को पकड़ने के लिए कितने तेज़ तेज़ नाखून वाले पंजे हैं। अब इसी प्रकार से चोंच का भी है। जैसे पक्षियों का खाना होता है वैसे ही चोंच होती है। जैसे कि मांस को चीरने फाड़ने के लिए इस प्रकार की चोंच है तेज, जिससे कि मांस चीरने फाड़ने में आसानी हो सके। और लकड़ी के में छेद करने के लिए इस प्रकार की चोंच है, और ये कठफोड़वा की हो सकती है। फूलों के रस चूसने के लिए इस प्रकार की चोंच होती है। कीचड़ में छानबीन करके कीड़े खुद कर निकालने के लिए इस प्रकार की चोंच। बीजों को दबाकर तोड़ने के लिए इस प्रकार की चोंच होती है छोटी सी, और काटने के लिए ऐसी चोंच होती है। तो जिस प्रकार के उनके खाने पीने का भोजन होता है वैसे ही उनकी चोंच बन जाती है। अब जानवरों के दांतों के बारे में जान लेते हैं। अब ये है गाय जो कि घास खा रही है। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं पत्तों को काटने के लिए, घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। तो गाय के जो आगे के दांत होते हैं वो छोटे होते हैं जिससे कि वो पत्तों को आसानी से काट सके, और घास चबाने के लिए उनके पीछे के दांत होते हैं जो कि बहुत चपटे और बड़े होते हैं। अब आई बिल्ली। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। नुकीली चीज़ों से हर किसी चीज़ को आसानी से काटा या फाड़ा जा सकता है।
अब सांप के दांत होते तो नुकीले हैं, पर वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता बल्कि पूरा निगल जाता है। यानी कि सांप के दांत बहुत नुकीले होते हैं, लेकिन वो अपने शिकार को फिर भी चबाकर नहीं खाता है, वो पूरा का पूरा निगल जाता है। और जो गिलहरी के दांत होते हैं वो हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों के काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिसते रहते हैं। जो गिलहरी को आपने देखा होगा, वो अक्सर कुछ ना कुछ खाती रहती है या कुतरती रहती है। अगर वो ये काम नहीं करेगी तो उनके दांत हमेशा बढ़ते रहेंगे। आओ अपने दांतों के बारे में कुछ बातें पता करके लिखो। तो तुम्हारी एज, तो बच्चों की एज 8 से 9 ईयर्स हो सकती है। तुम्हारे मुंह में कुल कितने दांत, तो इस एज में बच्चों के 22 से 24 दांत होते हैं। तुम्हारे कितने दांत टूट चुके हैं, तो जैसे कि 3 या 4 दांत टूट चुके होंगे। कितने नए दांत आए होंगे, तो 2 या 3। कितने दूध के दांत टूट चुके हैं और उनकी जगह नए नहीं आए हैं, तो ये 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकते हैं। इस तरीके से बच्चे अपने दांतों के बारे में ये आंसर दे सकते हैं। तो अब ये चैप्टर जो है यहीं फिनिश होता है। अगर ये सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।